नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है और जिसका भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज सब पर गहरा असर पड़ता है। ये चुनावी मुफ्त उपहार या जिसे अब सुनने में आ रहा है रेवड़ी संस्कृति। इस पर हमारे पास काफ़ी सामग्री है। आरबीआई है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है। और हाँ, अलग-अलग विश्लेषण, सरकारी पक्ष भी। तो आज ज़रा समझते हैं इस पूरे मामले को। ये मुफ्त घोषणाएं आखिर हैं क्या? कल्याणकारी योजनाओं से कैसे अलग हैं ये? नफा नुकसान और सबसे ज़रूरी, हमारे लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के लिए इनके मायने क्या हैं? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीबी मतलब क्या? हम्म। आरबीआई की एक रिपोर्ट है 2022 की, उसमें कहा गया है कि ये मुफ्त की चीज़ें या सेवाएं हैं जो मतलब फौरी राहत देती हैं, कम समय के लिए। अच्छा, जैसे? जैसे मुफ्त बिजली, पानी हो गया या लैपटॉप, टीवी, कभी-कभी नकद पैसे भी। हम्म। और ख़ास बात यह है कि ये अक्सर निजी वस्तुओं यानी प्राइवेट गुड्स पर फोकस करती हैं। प्राइवेट गुड्स यानी? जी हाँ, मतलब जिनका फायदा मुख्य रूप से एक व्यक्ति या एक परिवार को ही मिलता है। और यहीं ये अलग हो जाती हैं कल्याणकारी योजनाओं से? अच्छा, वो कैसे? कल्याणकारी योजनाएं तो सरकारें हमेशा चलाती हैं। हाँ बिल्कुल। योजनाएं जैसे पीडीएस, एमजीएनआरईजीए, मिड डे मील, ये लंबी सोच के साथ होती हैं। ये संवैधानिक लक्ष्यों से भी जुड़ी हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये सार्वजनिक वस्तुओं को बढ़ावा देती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, सड़कें वगैरह, जिनका फायदा पूरे समाज को मिलता है, सिर्फ एक इंसान को नहीं। ठीक है, ये फर्क समझ आया। पर ये जो फ्रीबी वाला चलन है, ये शुरू कैसे हुआ? ये कोई नई बात तो नहीं लगती? नहीं, नई बात बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शायद 60 के दशक में तमिलनाडु में डीएमके ने सस्ते चावल का वादा किया था। ओह, तो काफी पुराना है। हाँ, लेकिन जो आजकल हम रूप देख रहे हैं, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप, इसकी तेजी आई 2006-2011 के तमिलनाडु चुनावों में। हम्म। उसके बाद तो ये क्या कहते हैं, एक तरह से पूरे देश में ही फैल गया। हाँ, हाल में भी देखा हमने, कर्नाटक चुनाव 2023 में जी कांग्रेस की जीत से इसे जोड़ा गया है। बिल्कुल। और तेलंगाना में बीआरएस हार गए, पर वहां भी ये बड़ा मुद्दा था। तो ये फैल तो गया है, लेकिन इस पर कोई कानूनी नजर या अदालतों ने कुछ कहा है इस बारे में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है। 2013 में एक मामला था, हम्म। एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु। हम्म। तब कोर्ट ने कहा था कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार तो नहीं है, पर हाँ, निष्पक्ष चुनाव पर असर डाल सकता है। अच्छा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को गाइडलाइंस बनाने को भी कहा था उस समय। और अभी हाल में भी फरवरी 2025 में जस्टिस बीआर गवई की एक टिप्पणी आई थी। हाँ, वो मैंने पढ़ी थी, काफी चर्चा हुई थी उस पर। उन्होंने इसे परजीवी जीवन को बढ़ावा देने वाला बताया था। मतलब कि ये लोगों की काम करने की इच्छा कम कर सकता है, निर्भर बना सकता है। और सरकार का क्या रुख रहा है? 2022 में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये समस्या अब मतलब चरम पर पहुंच गई है। तो ठीक है, एक तरफ ये वादे हैं, दूसरी तरफ इतनी चिंताएं, तो इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? पहले फायदे देख लें। फायदों में हाँ, सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि गरीब लोगों को फौरी राहत मिल जाती है, जरूरतमंदों को मदद। कुछ चीजें जैसे छात्रों को लैपटॉप या साइकिल देना, इससे शायद शिक्षा तक पहुंच बढ़ती है, ड्रॉप आउट कम होते हैं। ये तो है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी पहलें उनके आने जाने में, काम करने में मददगार हो सकती हैं। महिला सशक्तिकरण, कहीं कहीं जैसे तमिलनाडु में सिलाई मशीनें देने से लोकल इंडस्ट्री को भी थोड़ा बढ़ावा मिला। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे शायद लोग वोट डालने ज्यादा निकलते हैं, राजनीतिक जागरूकता। हाँ, ये तर्क भी दिया जाता है। ठीक है, कुछ फायदे तो दिखते हैं, खासकर फौरी तौर पर। लेकिन फिर वो चिंताएं, निर्भरता वाली बात, अर्थव्यवस्था पर बोझ, नुकसान क्या गिने जाते हैं? बिल्कुल। और नुकसानों की लिस्ट भी है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि ये एक निर्भरता की संस्कृति बनाता है। लोग शायद खुद कोशिश करने से कतराने लगें, स्वावलंबन कम हो। हाँ। फिर चुनावी मैदान में बराबरी का मौका नहीं रहता। इसे वोट बैंक राजनीति से जोड़ते हैं। हाँ, ये तो है। और इसके अप्रत्यक्ष असर भी हैं, जैसे पंजाब में मुफ्त बिजली और वहां का पानी का संकट। इसे जोड़कर देखा जाता है। ओहो, हाँ, ये गंभीर बात है। और एक बात ये भी कि सरकारें शायद इन वादों पर ज्यादा फोकस करें और असली गवर्नेंस, जवाबदेही, वो पीछे छूट जाए। और आर्थिक असर? आपने आरबीआई, नीति आयोग की चिंता बताई थी। आंकड़े क्या कहते हैं? ये कितना बड़ा बोझ है असल में? आर्थिक असर शायद सबसे
चिंताजनक पहलू है, ये राज्यों के खजाने पर सीधा बोझ डालते हैं। अनुमान है कि खर्च जीएसडीपी का 0.1% से लेकर 2.7% तक हो सकता है। बाप रे। और कुछ राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब कहा जाता है कि ये 10% से भी ज्यादा हो सकता है। 10%? हाँ, इससे घाटा बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है। कर्नाटक का उदाहरण ले तो सालाना 60,000 करोड़ तक का बोझ, तमिलनाडु पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज बताया गया है। बाप रे बाप। दिल्ली का ही देख लीजिए, उनका रेवेन्यू सरप्लस जो 22-23 में 14,000 करोड़ से ज्यादा था, वो 24-25 में सिर्फ 3,200 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। तो पैसा अगर इधर जाएगा तो जाहिर है विकास के दूसरे काम, स्कूल, अस्पताल, सड़कें उनके लिए कम पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर देखें तो पार्टियां इस्तेमाल तो करती हैं इसे, पर क्या ये हमेशा काम करता है? तेलंगाना का उदाहरण आपने दिया। सही कहा। तेलंगाना में बीआरएस की हार बताती है कि सिर्फ मुफ्त वादों से जीत पक्की नहीं है। और मजे की बात देखिए, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे रेवड़ी संस्कृति कहा था, विकास के लिए खतरा बताया था। हाँ, याद है मुझे। लेकिन होता क्या है कि चुनावी मजबूरियों में लगभग सभी दल, बीजेपी भी यूपी चुनाव में मुफ्त राशन या स्कूटर के वादे थे, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इसका इस्तेमाल करती नजर आती हैं। तो अगर ये इतनी उलझी हुई समस्या है तो इसे संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या सुझाव आ रहे हैं? कई सुझावें। एक तो चुनाव आयोग को मजबूत करने की बात होती है। ईसीआई ने 2022 में कोशिश भी की थी, पार्टियों से कहा था कि अपने वादों का हिसाब किताब दो कि पैसा कहां से लाओगे, एक प्रोफार्मा बनाया था। अच्छा, उसका कुछ हुआ? अभी वो प्रक्रिया में ही है। फिर एक सुझाव है कि फ्रीबी की एक साफ कानूनी परिभाषा हो, अभी वो तय नहीं है। और वोटर्स को जागरूक करना भी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव का था। क्या था वो? उन्होंने कहा था कि जैसे केंद्र के लिए एफआरबीएम एक्ट है जो घाटे और कर्ज पर लगाम लगाता है, वैसा ही कुछ राज्यों के लिए भी हो, एक बाध्यकारी नियम। ये दिलचस्प है। 2022 में केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सपर्ट पैनल बनाने का सुझाव दिया था जो सारे पहलू देखें। तो कुल मिला के देखें तो ये मुफ्त उपहार वाला मामला वाकई बहुत पेचीदा है। इसमें समाज कल्याण की जरूरतें भी हैं, अर्थव्यवस्था की चिंताएं भी हैं और राजनीतिक मजबूरियां भी। हाँ, ये कल्याणकारी राज्य की सोच और जो लोक लुभावन राजनीति है, उसके बीच की एक बहुत महीन रेखा पर चलता है। और ये हम सबके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर राज्यों की आर्थिक सेहत पर पड़ता है। बिल्कुल, विकास की रफ्तार पर पड़ता है और अंत में हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। दिन के आखिर में ये पैसा तो हम करदाताओं का ही है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ये मुफ्त उपहार सच में सशक्तिकरण करते हैं, या फिर वो पुरानी कहावत है ना, मछली देने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखाना? क्या ये छोटे तात्कालिक चुनावी फायदे देश की लंबी अवधि की आर्थिक सेहत को जोखिम में डालने लायक हैं? इस पर सोचना तो बनता है।